हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। सबसे कम सबसे सटीक श्योर सिलेक्शन इन नीट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और हमारा टॉपिक होगा ब्लड वेसल्स। बड़ा कंफ्यूजन है इस टॉपिक में। चलिए आज सारे कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं एओर्टा, कई बार बोल देते हैं आर्टरी, कई बार आर्टियोल्स बोला जाता है, कभी हम कैपिलरीज बोल देते हैं, कभी वेन्यूल्स बोल देते हैं, कभी वेन कावा बोल देते हैं। यार ये चक्कर क्या है? ये चक्कर क्या है और ये सब है क्या? देखो, आपको एक बात बताई गई थी। क्या बताया गया था कि टू टाइप सर्कुलेशन। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, क्लोज टाइप, एक ओपन टाइप। ओपन टाइप में ब्लड सर्कुलेटेड विदाउट वेसल्स इन द साइनस, ये लाइन बताई गई थी। यानी खुले प्रकार के परिवहन में रुधिर नलिकाओं में नहीं बहता है, शरीर के अंदर कोटर होते हैं, कक्ष होते हैं, साइनस होते हैं, उनके अंदर बहता है। लेकिन दूसरी बार फिर बताया गया क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन में कि ब्लड सर्कुलेटेड इन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। यार बच्चे बच्चे को पता है कि खून नसों में बहता है। बड़ी पुरानी कहावत कि क्या तुम्हारे नसों में खून नहीं बहता? तो ये नसें शब्द जो है ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया किस भाषा का है, लेकिन ये जो आपको दिखती हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। जिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमारे शरीर का ब्लड फ्लो होता है, बहता है, उनको हम रुधिर नलिकाएं या ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये ब्लड वेसल्स बच्चों केवल दो ही जगह हैं, कॉर्डेट्स में और एनिलिड्स में। तो आज चलिए हम सारे डाउट यहां के क्लियर करते हैं कि कौन क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की हिंदी क्या हुई? रुधिर नलिका। और रुधिर नलिका का क्या मतलब हुआ? ऐसी नलिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर है और वो रुधिर को यानी ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। अब इसका चक्कर क्या है? चक्कर यह है कि वास्तव में ये ट्यूब है, तो सर इनके नाम अलग अलग कैसे? बेटा इनके जो नाम होते हैं वो प्रोग्रेसिवली स्मॉलर डायमीटर के आधार पर इनके नाम होते हैं। जैसे जैसे ये पतली होती जाती है, हार्ट से चली तो सबसे मोटी थी, इसके बाद ये पतली होती जाएगी तो नाम बदलता जाएगा। कैसे? जरा देखिए। जैसे हम मान लेते हैं कि ये ट्यूब है, ये ट्यूब है ऐसे। अब ये हृदय से बाहर निकली है। थोड़ी देर पहले मैंने या कल की क्लास में आपको बताया था बेटा कि डॉर्सल एओर्टा। तो जब ये हार्ट से यानी जनरेट होती है तो इसका नाम होता है एओर्टा। क्लियर हुआ? अब एओर्टा आगे चल करके ऐसे दो पार्ट में बट गई ऐसे, तो इसका क्या हुआ? डायमीटर घटा। या यूं कह सकते हो कि एओर्टा जब अपनी छोटी नलिकाओं में बटता है तो इनका नाम बदल गया। अब देखो ध्यान से समझना है, यहां पे इस जगह तक ये एओर्टा थी। एओर्टा को हिंदी में लिखते हैं महाधमनी, ये होता है महाधमनी। अब ये हो गई आर्टरी, अब ये हो गई धमनी। जैसे ही आगे चल करके बटी तो बटने के बाद अब इसका नाम हो गया धमनी या आर्टरी। अब आर्टरी आगे चल करके इस प्रकार से फिर से कई सारी पतली पतली नलिकाओं में बदल गई।
तो ये क्या हो गया कि और पतली हो गई, और जैसे ही बेटा ये पतली हुई, यानी मैंने क्या कहा कि प्रोग्रेसिवली स्मॉलर इन डायमीटर, जैसे ही इनकी चौड़ाई कम हुई या आर्टरी आगे चल करके पतली नलिकाओं में बदल जाती है, अब इनको कहते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स, धमनिकाएं। अब इनका नाम हो गया धमनिकाएं, राइट। अब ये धमनिकाएं फिर से इनमें से किसी एक को ले लेते हैं। ऐसे पतली पतली बहुत सारी बिल्कुल पतली नलिकाओं में बदल जाती है, और इन पतली नलिकाओं का नाम होता है अब कैपिलरीज, या शिराएं। क्लियर हो गई बात? अब तक आप जान गए कि एओर्टा कब लिखेंगे, फिर एओर्टा जब बटेगा तो आर्टरी बनेगी, आर्टरी बटेगी तो आर्टियोल्स बनेगा, और फाइनल यानी टर्मिनल जो होता है नलिका, उसको हम कैपिलरीज कहते हैं, सबसे अंतिम पार्ट होता है। और इसी के साथ हमारी बॉडी सेल्स जुड़ी होती है। अब जैसे यहां पर ये बॉडी सेल्स है, सपोज करो यहां पे बॉडी सेल्स है, इस जगह पर ये बॉडी सेल्स है, यहां से लेन देन होता है, बाकी जगह से लेन देन नहीं होता है। कभी सोचा नहीं तुमने कि जब ब्लड ट्यूब के अंदर बह रहा है तो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, वेस्ट मटेरियल CO2, इसका लेन देन कहां से होता है? इसका लेन देन केवल कैपिलरी से होता है। अब जब यहां पर से फिर दोबारा वापस चलो, अब देखो मैंने इसको ब्लू कर दिया। ब्लू करने का मतलब यह है कि जो कैपिलरीज है, जब तक इनमें ऑक्सीजन रहा तब तक ये रेड कलर की दिख रही थी, और जैसे इनसे ऑक्सीजन कहां चला गया, ऑक्सीजन चला गया सेल में, तो इनको ब्लू दिखाने लगे। लेकिन ये पूरा अभी भी कैपिलरीज है। जब कैपिलरीज आपस में जुड़ती हैं तो क्या बना, तो बनता है वेन्यूल्स, यानी कई ऐसे जब कैपिलरीज आपस में जुड़ी तो ये बन गया वेन्यूल्स, राइट। फिर इसी तरीके से जब वेन्यूल्स, क्योंकि इस बार हम लौट रहे हैं तो पतले से मोटे की तरफ चलेंगे, उधर हम जा रहे थे इसलिए मोटे से पतली होती जा रही थी, इस बार हम वापसी कर रहे हैं। अब वेन्यूल्स अगर आपस में जुड़ जाती हैं, ऐसे कई वेन्यूल्स जुड़ गई आकर के, ऐसे कई वेन्यूल्स जुड़ गई तो थोड़ा और इसका डायमीटर बढ़ गया। अब ये हो गया वेन यानी शिरा, ये हो गया शिराएं। कैपिलरीज की हिंदी शायद शिराएं नहीं होती बेटा, अब इस समय हिंदी याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब देखिए इसके बाद जब कई वेन्स आपस में जुड़ जाती हैं, ऐसे कई वेन आपस में जुड़ गई तो ये और मोटा हो गया। अब इसको हम कहते हैं वेन कावा, महाशिरा। चलिए यहां तक हमने ये बात सीखी कि कब किस टर्म को कैसे हम यहां पर यूटिलाइज करेंगे और किस टर्म का क्या मतलब होता है, ये बात समझ गए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। अब बेटा हम लोग बात करेंगे कि आर्टरी और वेन्स, देखो आपको बताया गया था कि 120 mm Hg के प्रेशर से हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है। बात की गई थी कि नहीं की गई थी? 80 से 120 mm Hg ब्लड प्रेशर होता है, तो ये बहुत प्रेशर है। तो इसकी जो दीवार होती है ये बहुत ही स्पेसिफिक डिजाइन होती है। कितने पार्ट होते हैं, किसकी बनी होती है, ये सारी बातें अब हम देखेंगे। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ये ट्यूब है, आप धमनी ले लीजिए या सिरा ले लीजिए, ऐसे बनी होगी, ये ट्यूब है ना ऐसे।
इस तरीके से ये ट्यूब है। तो ये यहां पर जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हम आर्टरी वॉल, इसे कहते हैं धमनी या शिरा की दीवार। मैंने केवल धमनी लिखा है, शिरा की दीवार भी आप लिख सकते हो। इसको बेटा जब जूम करके देखा जाता है तो इसमें 3 कोट होते हैं। कितने कोट बताए मैंने? 3 कोट। द वॉल ऑफ आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स। द वॉल ऑफ आर्टरी एंड वेन हैव 3 कोट, यानी इसमें 3 स्तर होते हैं। अब वो कौन से 3 स्तर हैं जरा यहां पर देखिए। अब जैसे हम किसी धमनी या शिरा का ऐसे यहां पर बेटा एक क्या कर ले, टीएस काट ले, तो जो सबसे बाहर की तरफ आपको दिखता है ये इसका पहला कोट, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब देखो नीट में क्वेश्चन क्या बन रहा है, पहला क्वेश्चन इसकी लोकेशन, तो मोस्ट आउटर लेयर है, सबसे बाहरी कोट है। दूसरा ये पूछा जा सकता है ये किसका बना होता है, तो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक से मिलकर के बना होता है। ये चीज, ये सबसे बाहरी स्तर है, हिंदी में इसे बाह कंचुक कहते हैं। क्या बोला मैंने? हिंदी बाह कंचुक कहते हैं। सबसे बाहरी स्तर है और संयोजी ऊतक से मिलकर के बना होता है। द मोस्ट आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब इसकी बात करते हैं, तो दूसरा स्तर, दूसरा कोट ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर से ऐसे, ये जो स्तर आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, चूंकि ये बेटा बीच में है, मिडिल में है, इसलिए ट्यूनिका मीडिया है। तो मिडिल लेयर, लोकेशन की बात की जाए तो मिडिल लेयर है, और अगर मेड अप ऑफ की बात की जाए तो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स याद आई, इनवॉलेंट्री मसल्स अनैच्छिक पेशियों से मिलकर के बनी होती है। अब हम बेटा इसके अंदर चले अगर, तो ट्यूनिका इंटरना, ये आप देख सकते हो ग्रीन कलर से बन रहा है एक लेयर। ये, और फिर यहां पर एक लेयर और बनाया गया ऐसे, यानी ट्यूनिका इंटरना में 2 लेयर होते हैं। अब ए लेयर की अगर बात करो तो इसका नाम क्या होता है? सबसे पहले इसका नाम होता है इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मेम्ब्रेन, ये इसका नाम होता है। बनी किसकी होती है? मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू। अब इलास्टिक मेम्ब्रेन है तो इलास्टिक टिश्यू से बनी होगी। मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू से मिलकर के बनी होती। अब इसका जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट को हम कहते हैं इंडोथीलियम। क्या नाम बताया बेटा? इंडोथीलियम। इंडोथीलियम, मोस्ट इनर लेयर, मेड अप ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम। केवल यही 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, किससे बनी है?
और इसका लोकेशन क्या है। अब देखो इस ए और बी दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्यूनिका इंटरना। तो ये थी हमारी वॉल ऑफ आर्टरी या वेन्स। अच्छा, दोनों में ही ऐसे ही रहेगा, आर्टरी में भी ऐसे 3 स्तर रहेंगे और वेन्स में भी 3 स्तर ही रहेंगे। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, केवल 2 ही चीजें, लोकेशन और ये किससे मिलकर के बनी, इस बारे में जरूर जानकारी लेंगे। अब देखिए इसके बाद अगर एक ही जैसा था सब कुछ तो इनके 2 नाम क्यों रखे गए, 2 नाम किस आधार पर रखे गए, यानी किसे धमनी कहा जाएगा, किसे सिरा कहा जाएगा, कब हम इसे आर्टरी बोलेंगे, कब हम इसे वेन्स बोलेंगे, और दोनों को मिला देंगे तो हम ब्लड वेसल्स बोलेंगे, फिर कंफ्यूजन। चलो इसको भी खत्म करते हैं। ये मान लेते हैं आर्टरी है और दूसरी तरफ हम मान लेते हैं कि ये वेन्स है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां पर, फ्लो ऑफ डायरेक्शन के आधार पर इनको बांटा गया है। अगर कोई भी वेसल्स हार्ट से बॉडी की तरफ जाती है तो इसे हम आर्टरी कहते हैं, और अगर बॉडी से हार्ट की ओर जाती है तो इसे हम वेन्स बोलते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स है। मतलब क्या हुआ इस बात का, ये हमेशा पदार्थों को या हृदय से अंगों की तरफ रुधिर वितरित करेगी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिंग है। और ये बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है, इसलिए ये हमेशा कलेक्टिंग वेसल्स होती है, ये हमेशा रुधिर को एकत्र करेगी, इसलिए ये बेटा हमेशा होती है कलेक्टिंग वेसल्स। अब अगर वाल्व की बात की जाए, इनके बनावट से दूसरा क्वेश्चन वाल्व का लिया जाए तो हमेशा ये वाली जो होती है वो थिक वाल्व होती है, क्योंकि हृदय का सीधे प्रेशर झेलती हैं, तो ये होती है थिक वाल्व। और ये वाली जो होती है, ये वाली हमेशा बेटा होती है थिन वाल्व, ऐसे। तीसरा करेक्टर यहां पर अगर हम ले कोलैप्सिंग का, कोलैप्सिंग का मतलब है कि खाली होने पर पिचक जाना या नहीं पिचकती। देखो अगर कुछ ट्यूब ऐसी होती हैं जो दबाव दब जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो दबाने पे नहीं दबती, जैसे कड़े प्लास्टिक का पाइप होता है वो नहीं दबता है, तो जब नहीं दब रहा तो इसका मतलब नहीं पिचकता है, तो नॉन कोलैप्सिबल है। और जैसे प्लास्टिक का पाइप तो वो क्या होता है, वो पिचक जाता है। तो हमेशा जो धमनियां होती हैं वो नॉन कोलैप्सिबल होती हैं, और ये हमेशा कोलैप्सिबल होती है। कौन, वेन्स। एक क्वेश्चन और पूछते हैं यहां पर, नंबर 4, वाल्व। इनमें नो वाल्व, इनमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता है। यहां की अगर बात करें तो हैव वाल्व। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर धमनी है तो सिरा है, तो सिराओं के अंदर इस प्रकार से वाल्व पाए जाते हैं, ऐसे बीच बीच में इनके ऐसे वाल्व पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ब्लड को केवल ऊपर जाने देते हैं, यानी वन फ्लो डायरेक्शन होता है, दोबारा वापस लौटने नहीं देते हैं। ऐसे जैसे अभी ब्लड ऐसे चला गया तो जा तो सकता है, लेकिन वापस लौटने से वापस नहीं इसे लौटने देती, क्योंकि वापस लौटने में ये ऐसे बंद हो जाते हैं, ये इस तरीके से ऐसे बंद हो जाते हैं। तो जब बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा ये कि यहाँ से ब्लड वापस लौट नहीं पाएगा, तो ब्लड
को केवल वन डायरेक्शन में ही, यानी हार्ट की तरफ जाने में प्रेशर कम हो जाता ब्लड का। आ रहा था तब तो हृदय का पूरा प्रेशर था, और जब वापस लौट रहा है हृदय की तरफ तो प्रेशर कम है तो वापस चला जाएगा। इसलिए हमेशा शिराओं में वाल्व लगे होते हैं। अब अगर ब्लड के फ्लो की बात की जाए, ब्लड फ्लो यानी ब्लड फ्लो स्पीड की बात करें तो यहां पर हमेशा कैसे होता है, फास्ट होता है। यानी आर्टरी में या धमनियों में रुधिर हमेशा तेजी से बहता है, और यहां कैसे बहेगा, स्लो बहेगा। अगर प्रेशर की बात की जाए, बीपी की बात की जाए, बीपी की, तो बीपी की अगर बात करोगे तो यहां पर ग्रेटर प्रेशर होगा, यानी धमनियों में हमेशा प्रेशर अधिक होता है, और यहां पर बीपी कैसा होगा, बीपी यहां पर कैसा होगा बेटा, लेस प्रेशर होगा। तो इतनी बात, यानी ये 5-6 क्वेश्चन अगर आप यहां से तैयार कर ले तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। और अगर टाइप ऑफ ब्लड की बात करो, एक क्वेश्चन और चलो याद आ गया मेरे को, यहां पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, वहां पर यह चीज उल्टी हो जाती है। बात समझ पाए? चले अब इस टॉपिक का आखिरी बात बची, कैपिलरी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी बेटा मैंने एक बात की थी, या कई दिनों से ये बात चल रही है कि ब्लड बॉडी टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन या जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं उनको सेंड करता है, और CO2 एंड वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि जब सारी चीजें बंद ट्यूब के अंदर बह रही हैं तो ये कैसे हो जाता है। ये होता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। क्यों होता है ये भी जाने। देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, और ये यहां पर आकर के ये ऐसे सेल के अंदर चला जाता है, और यहां से CO2 वापस चला जाता है। CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड होते ही ये ब्लू बन जाती हैं, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद यहां पर तक ये रेड कलर की थी। तो ये एक्सचेंज हो रहा है यहां पर। यहां पे क्यों नहीं हो रहा है, यहीं पे क्यों हो रहा है? समझने वाली बात है कि आर्टरीज में क्यों नहीं हुआ, एओर्टा में क्यों नहीं हुआ, आखिर कैपिलरीज में ही ऐसा क्यों होता है। बेटा इनकी जो बनावट होती है वो स्पेशल होती है। कैसे, देखिए जरा, जो एक इसको जूम किया जा रहा है, जो कैपिलरीज होती है ये बहुत ही थिन, इस प्रकार से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है ऐसे। इस पर केवल एंडोथेलियम पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि इसमें केवल एंडोथेलियम टिश्यू होता है, और सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से ये मिलकर के बनी होती है इस प्रकार। ये आप देख सकते हो कि सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि इसके ऊपर पाया जा रहा है इस प्रकार से ऐसे। ये हो गया सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियम ऐसे। तो इसकी लेयर हो गई पतली। अब कोई भी चीज यहां से जा रही थी यहां से रिस्क बाहर आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन यहां पे बनता है, क्या सर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना
यहां पे नहीं होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, नहीं होता है, नो, यानी यहां पर अब्सेंट होती है। केवल लास्ट वाला जो इंडोथीलियल लेयर था, क्या इंडोथीलियल लेयर थी, केवल वही पाई जाती है और इसी वजह से ये पदार्थों के एक्सचेंज करने में सफल होती। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए राम राम।